एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है CHN का यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन, इसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या थे, चैन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है और कोर प्रिंसिपल के एम क्या होते हैं वो हम देख लिए थे। आज हम इसके आगे का देखेंगे कि मेथड्स क्या हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की। तो पहली मेथड हम देखेंगे जो वो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जिसे यूनिवर्सल मेजर्स में यूज करते हैं। दूसरा होगा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या है, और तीसरा एयरबॉर्न प्रिकॉशन क्या है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है, जिसे हम यूनिवर्सल मेजर्स में यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में सबसे पहला आएगा हैंड हाइजीन, जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हैंड हाइजीन सबसे इफेक्टिव तरीका है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने यानी इन्फेक्शन को रोकने का। यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड रब व्हेन हैंड्स आर नॉट विजुअली डायरेक्ट। अगर हम एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जिसे हम सैनिटाइज़र कहते हैं, उसका भी हम हैंड हाइजीन के लिए यूज कर सकते हैं। जब हमारे हैंड्स उस टाइम पे ज़्यादा गंदे नहीं हैं और हमें हैंड वॉशिंग अवेलेबल, उस टाइम पे हम हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एल्कोहल बेस्ड हैंड रब या सैनिटाइज़र का यूज करके इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉलो द 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। अब हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स जो होते हैं उसको हमको फॉलो करना ज़रूरी है, जिससे हम इन्फेक्शन को रोक सकें। ये 5 मूवमेंट, जो बेसिक 5 मूवमेंट हैं, जो सबको पता होने चाहिए। पहला क्या है, बिफोर टचिंग पेशेंट। किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड हाइजीन यानी हैंड वॉशिंग करना है। बिफोर परफॉर्मिंग अ क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर। अगर हम ऐसी प्रोसीजर करने वाले हैं जिसमें असेप्टिक यानी स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करना है, तो उसके पहले भी हमको हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडीली फ्लूइड। अगर हम पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए हैं, टच में आए हैं, तो भी उसके टच में आने के बाद हमें हैंड हाइजीन करना है। आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट। अगर हमने पेशेंट के कांटेक्ट किया है, क्योंकि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको हैंड हाइजीन मेंटेन करना है यानी हैंड वॉशिंग करना है। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। अगर हम जहाँ पेशेंट वहाँ की सराउंडिंग को हमने टच किया है तो भी हमें हैंड हाइजीन करना है। इन 5 तरीकों को फॉलो करके हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। पहला क्या कि अगर हम किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करना यानी हैंड वॉशिंग करना है, ताकि हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकें। अगर हम कोई ऐसी प्रोसीजर करने वाले जिसके लिए असेप्टिक टेक्निक फॉलो होना कंपलसरी है, तो भी हमको हैंड हाइजीन करना पड़ेगा। अगर हम पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गए हैं तो हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करना यानी हैंड वॉशिंग करना है। पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं क्योंकि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हमको हैंड वॉश करना है। अगर हमने पेशेंट की सराउंडिंग को टच कर लिया है तो उसके बाद भी हमको हैंड वॉश करना है। तो हैंड हाइजीन में क्या होगा, हम हैंड हाइजीन मतलब हमारे जो हैंड्स है वो क्लीन होने चाहिए, उनमें कोई डर्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होने चाहिए, ताकि हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकें। और 5 मूवमेंट्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट इसी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आएगा अपना PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शस एजेंट। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, अगर वो PPE का यूज करेंगे तो वो जो इन्फेक्शस एजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट कोई भी हो सकता है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। PPE में क्या आता है, बेसिकली सबको पता होगा, ग्लव्स आते हैं, गाउन आता है, मास्क आते हैं, रेस्पिरेटर्स आते हैं, आई प्रोटेक्शन आते हैं, हुड वगैरह भी आते हैं, शू कवर भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें PPE में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाएगा 3rd पॉइंट जो है वो है रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट में। कवर माउथ एंड नोज विथ अ टिश्यू व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। जब हम खांस रहे हों या छींक आ रही हो, उस टाइम पे हमें अपने मुंह को और नाक को एक टिश्यू पेपर से कवर करके रखना है, माउथ और नोज को। वियर अ मास्क एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है तब आपको मास्क वियर करके रखना है, ताकि आप दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट ना करें। 4th पॉइंट है सेफ इन्फेक्शन एंड शार्प डिस्पोजल। यूज स्टेराइल सिंगल यूज नीडल एंड सिरिंज। हमें हॉस्पिटल में स्टेराइल नीडल का यूज करना है और साथ ही साथ सिंगल यूज वाली, मतलब अगर हम एक पेशेंट में उस नीडल का यूज कर सके हैं तो हम दूसरे पेशेंट में उस नीडल का यूज ना करें, ऐसे नीडल्स का यूज करना है।
नेवर रीयूज आर रिकेप नीडल्स, हमें कभी भी नीडल्स को रीयूज नहीं करना है कि एक पेशेंट में हमने उस नीडल का यूज कर लिया, अब हम दूसरे पेशेंट में भी वही नीडल का यूज करें, तो ऐसा नहीं करना है। और रिकैप करने का, नीडल को रिकैप भी नहीं करना है, क्योंकि रिकैपिंग के टाइम पे नीडल स्टिक इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं हेल्थ वर्कर को, इसलिए। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो कि यूनिवर्सली फॉलो की जाती है, उसमें हमने पहला देखा हैंड हाइजीन, देन हमने पीपीई क्या होता है यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, रेस्पिरेटरी हाइजीन और सेफ इन्फेक्शन और शार्प डिस्पोजल, ये 4 पॉइंट हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, हमें ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशन या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, वियर ग्लव्स एंड गाउन, हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन को मतलब इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए गाउन और ग्लव्स पहन के रखना है। एक हेल्थ केयर वर्कर को अगर हॉस्पिटल में बात करें तो प्लेस पेशेंट इन प्राइवेट रूम इफ पॉसिबल, अगर पेशेंट को ऐसी डिसीज़ है जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो एक पेशेंट से दूसरे पर्सन को हो सकती है, तो हमें ऐसे पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखना है अगर पॉसिबल हो सके तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में हमें ये यूज करना है कि हमें ग्लव्स, गाउन, मास्क ये सब पहन के रखना है। अगर पेशेंट को कोई कम्युनिकेबल डिसीज है जो दूसरे पर्सन या पेशेंट को हो सकती है, तो हमें ऐसे पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखना है अगर पॉसिबल हो सके तो। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, नाम से समझ में आ रहा जो ड्रॉपलेट के कारण होने वाले हमें कैसी सावधानियां रखनी, यूज फॉर इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, इन डिसीजेस के लिए मोस्टली यूज करना है, जैसे कि वियर सर्जिकल मास्क विद इन 3 to 6 5 ऑफ पेशेंट, क्योंकि ड्रॉपलेट प्रिकॉशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। कफिंग, स्नीजिंग, इसके थ्रू जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर में आएगा और उससे दूसरा पर्सन जो वो से इनहेल कर लेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें सर्जिकल मास्क भी वेयर करके रखना अगर कोई पेशेंट को इन्फ्लुएंजा या मेनिंजाइटिस की डिसीज़ है, और उसे 3 से 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। लिमिट पेशेंट मूवमेंट आउटसाइड रूम, जो पेशेंट की एक्टिविटी है वो रूम के बाहर में लिमिट कर देनी, क्योंकि अगर पेशेंट बाहर ज़्यादा घूमेगा और उससे दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट है एयरबॉर्न प्रिकॉशन, यूज करते हैं हम टीबी और मिजल्स के लिए, बेसिकली वियर करना है N95 रेस्पिरेटर को या हायर लेवल की प्रोटेक्शन को यूज करना, ताकि हम एयरबॉर्न प्रिकॉशन को एयरबॉर्न जो होती है डिसीज उसको फैलने से रोक सके, जैसे कि टीबी हो गया, मिजल्स हो गया, ये हाईली स्प्रेड हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इनको रोकने के लिए यूज करते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में हम ग्लव्स और गाउन वियर कर सकते हैं, पेशेंट के प्राइवेट रूम में रख सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में भी वही है कि हमें सर्जिकल मास्क यूज करना है, पेशेंट से 3 से 6 फीट की दूरी मेंटेन करके रखनी है और पेशेंट की एक्टिविटी को रूम के बाहर लिमिट कर देनी है ताकि बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो। एयरबॉर्न प्रिकॉशन में हमने देख लिया कि हमें N95 मास्क वगैरह वेयर करके रखना और अदर हायर लेवल के प्रोटेक्शन यूज करने हैं, जिससे हम इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से रोक सकें। सो ये ओवरऑल अब हमारा टॉपिक जो था इन्फेक्शन, यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल से लेके उसकी मेथड से लेकर चैन ऑफ इन्फेक्शन सब ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।